अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं अदनान हुसैन। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। इस वीडियो में 3 खबरों पे हम बात करने वाले हैं। पहली है नवाज शरीफ निजाम का बादशाह, फौज का क्या मंसूबा है और फौज ने क्या तस्लीम कर लिया है। दूसरी खबर आपको बताएंगे नवंबर में फांसी या रिहाई, मुराद सईद ने बड़ा इंकशाफ कर दिया। और तीसरी खबर है 26वीं आईनी तरमीम के बाद जुडिशियल कमीशन का इजलास होने वाला है, उसमें कौन कौन शामिल होगा, कौमी असेंबली से, सेनेट से किस किस के नाम आ गए हैं वो भी आपको बताएंगे। तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करना है, साथ घंटी का निशान है वो आपने दबाना है और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना आपने नहीं भूलना है। तो आ जाइए पहली खबर पे। नवाज शरीफ साहब निजाम के बादशाह। नवाज शरीफ साहब जो है वो पाकिस्तान आए थे गुज़िश्ता साल, उसके बाद इंतखाबात हुए, इंतखाबात में उन्होंने हिस्सा लिया, वो कौमी असेंबली के रुकन बने लेकिन वजीर आजम नहीं बने। जब ये इंतखाबात हो रहे थे आपको याद होगा नवाज शरीफ साहब के हवाले से जो मुस्लिम लीग नून की कैंपेन थी वो यही थी कि पाकिस्तान को नवाज दो। और इंतखाबात से पहले 8 फरवरी से पहले ये नजर आ रहा था कि जो नवाज शरीफ साहब हैं वो अगले चौथी मरतबा वजीर आजम होने वाले हैं। क्यों? उसकी वजह ये थी कि वो जो कदगन थी उन पर जो सजाएं थी वो मुअत्तल हो चुकी थी, फिर उनको बरियत हो गई थी, फिर वो जो नाअहली वाला मामला था वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से हल हो चुका था, चीफ जस्टिस कादी फायज ईसा ने उस पर फैसला दे दिया था। तो रास्ता नजर आ रहा था कि जो नवाज शरीफ साहब है वो अगले वजीर आजम है, वो चौथी बार वजीर आजम बनने वाले हैं। लेकिन नवाज शरीफ साहब वजीर आजम नहीं बने। नवाज शरीफ साहब जब वजीर आजम नहीं बने और उन्होंने अपने भाई को यानी कि शहबाज शरीफ साहब को आगे किया, तो कई जो हल्के थे वो ये सवाल उठाने लगे कि नवाज शरीफ साहब ने आखिर क्या ये मजबूरी में किया है कि उनको वो 2/3 अक्सरियत नहीं मिली इसलिए वो वजीर आजम नहीं बन रहे, तो आखिर मामला क्या है। कई मुस्लिम लीग नून के जो रहनुमा है उसमें बशमूल इरफान सिद्दीकी साहब, जिन्होंने ये जो पाकिस्तान को नवाज दो वाला स्लोगन था वो तख्लीक किया था, वो इस बात का एतराफ कर चुके हैं कि नवाज शरीफ साहब ने लंदन में ही एक मुलाकात में बता दिया था कि वो अगली मर्तबा पाकिस्तान में जो वजीर आजम है वो नहीं बनना चाहते। नवाज शरीफ साहब क्लियरली ये बता चुके थे कि वो वजीर आजम नहीं बनेंगे। लेकिन जितने भी पोल थे, चाहे आप बैनुल अक़वामी पोल्स देखिए, मकामी पोल्स देखिए, वो बता रहे थे कि जो मुस्लिम लीग नून है उसको 2/3 मिल जाएगी और नवाज शरीफ साहब अगले वजीर आजम है, ये पोल्स बता रहे थे। अब नवाज शरीफ साहब जो थे उन्होंने फैसला क्यों किया, ये $1 मिलियन सवाल है। उसकी वजह जो मुस्लिम लीग नून के जराए हैं वो ये बताते हैं कि नवाज शरीफ साहब चाहते थे कि जो उनकी बेटी है यानी मरियम नवाज साहिबा वो पंजाब की सीएम बने, ताकि अगली जो वजारत उज़्मा के लिए दौड़ होगी तो वो वहां पर एक तजर्बा हासिल कर सके। और पंजाब को, क्योंकि पंजाब 60% है पाकिस्तान का, पंजाब को चलाना कोई आसान बात नहीं होती, जिस तरह इमरान नियाजी ने बुज़दार के हवाले कर दिया था। तो पंजाब को जब मरियम नवाज चलाएंगी तो उनको तजर्बा आएगा एक बड़े चंक को चलाने का, यानी पाकिस्तान के एक बड़े हिस्से को, बड़े रकबे को चलाने का, तो वो पाकिस्तान को चलाने के काबिल हो जाएंगी। नवाज शरीफ साहब की ये स्ट्रैटेजी थी। दूसरी जानब जो शहबाज शरीफ साहब थे उनके हवाले से नवाज शरीफ साहब की ये सोच थी कि जो एस्टेब्लिशमेंट है वो शहबाज शरीफ साहब के साथ बड़ी कंफर्टेबल है। पहले भी बाकायदा शहबाज शरीफ साहब कह चुके हैं कि मुझे ऑफर्स हुई थी, जनरल बाजवा ने भी ऑफर की। उस मुलाकात में जनरल उस वक्त के नवीद मुख्तार डीजी आईएसआई होते थे और डीजीसी होते थे जनरल फैज हमीद, वो उन मुलाकातों में मौजूद थे जब शहबाज शरीफ साहब है उन्हें ऑफर की गई कि आप वजीर आजम बने, शहबाज शरीफ जो नवाज शरीफ है उनकी जगह। और इमरान खान 2018 के इंतखाबात से पहले भी हुई थी जब इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान को इख्तियार में ला रही थी और मजबूरी के तहत इमरान खान को वजीर आजम बनाना पड़ा था क्योंकि शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ से गद्दारी से इनकार कर दिया था। अब जो नवाज शरीफ साहब हैं वो देखिए बड़ा खामोश किरदार अदा कर रहे हैं, चाहे 26वीं तरमीम का मामला हो, चाहे दीगर जो मुल्की मामलात हो। तो जो इस्टेब्लिशमेंट है उसके अंदर एक एहसास पैदा हो गया है और बाकायदा जराए बताते हैं जो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस होती है उसमें भी इस बात का इजहार किया जाने लगा है कि हमने जो रिलाय किया था इमरान खान पर, क्योंकि आपको याद है जो जनरल जहीरुल इस्लाम था साबिक डीजी आईएसआई, उसने बाकायदा बरमला एक जलसे में कह दिया था जब वो तहरीक इंसाफ की एक कैंपेन चला रहा था कि फौज ये चाहती थी कि एक तीसरी फोर्स होनी चाहिए, यानी कि नून लीग और पीपल्स पार्टी को काउंटर करने के लिए एक तीसरी फोर्स होनी चाहिए ताकि उसको दिखा के एक मॉन्स्टर बना के इन दोनों को ब्लैकमेल किया जा सके। तो इसीलिए हम इमरान खान को लेकर आए थे। लेकिन जो इमरान खान का तजर्बा था वो नाकाम साबित हुआ था। ये इमरान खान वाला जो उठान आई थी, अगर आपको याद हो, जो इक्तदार में आने की, ये तो पहले तो 2011 में जनरल पाशा ने लॉन्च कर दिया था मीनारे पाकिस्तान से, उसके बाद ज्यादा इसको तकवीयत मिली थी 2013 के इंतखाबात में। लेकिन ऐन मौके पे जो उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट थी उसने अपना हाथ खींच लिया था
اور عمران خان 2013 میں وزیر اعظم نہیں بن سکے تھے. جو مسلم لیگ نون تھی اس نے لینڈ سلائڈ وکٹری حاصل کی اور نواز شریف صاحب وزیر اعظم بن گئے تھے. پھر کیا ہوا؟ پھر یہ ہوا کہ 2015 کے بعد 16 کے بعد آپ دیکھیے جب پاناما آیا تو اس وقت اسٹیبلشمنٹ نے فیصلہ کیا. کیوں؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ 13 سے لے کے 16 تک جو پاکستان کی اکنامی تھی، معیشت تھی، پاکستان میں جو دہشت گردی کے حالات تھے وہ اس پر قابو پا لیا گیا تھا. معیشت جو تھی وہ آگے بڑھ رہی تھی، اس پر قابو پا لیا گیا تھا. لیکن جنرل راحیل شریف تھے، وہ چاہتے تھے 2016 میں جو نیا آرمی چیف تعینات ہونا تھا کہ ان کو ایکسٹینشن مل جائے. جنرل راحیل شریف نے اپنی ایکسٹینشن کے خاطر اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف کی حکومت کو ڈی سٹیبلائز کیا. پاناما آیا، پاناما کو انہوں نے استعمال کیا اپنے لیے، اور جو نواز شریف صاحب تھے باقاعدہ ان کو پیغام بھجوایا گیا تھا کہ آپ پاناما چھوڑیے، آپ ایکسٹینشن کا فیصلہ کیجئے، پاناما دیکھنا ہمارا کام ہے. لیکن نواز شریف صاحب نے کہا تھا پاناما میں بھگت لوں گا لیکن ایکسٹینشن نہیں دوں گا. پھر نواز شریف صاحب نے پاناما بھگتا. پھر اگلے جو آرمی چیف تھے جنرل جو باجوہ، ان کو لگایا گیا. لیکن بعد میں جنرل باجوہ نے کیا کیا وہ آپ دیکھ چکے ہیں. تو اب جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے اندر یہ احساس پایا جا رہا ہے اور اس کا باقاعدہ اظہار کیا جا رہا ہے کہ یہ جو حکومت ہے، موجودہ حکومت ہے جس میں شہباز شریف صاحب لیڈ کر رہے ہیں اس حکومت کو، یہ ایک سکسیسفل ماڈل نظر آ رہا ہے. ایک ماڈل تھا 2018 والا، ہائیبرائڈ حکومت والا. فوج کہتی تھی عمران خان کو ہم آگے رکھیں گے، پیچھے بیٹھ کے ہم فوج جو ہے وہ چلائے گی، جس میں جنرل باجوہ، جنرل فیض اور دیگر لوگ تھے اسٹیبلشمنٹ کے. کیونکہ اس وقت آپ کو یاد ہوگا کئی جو سرکاری ادارے تھے اس میں جو فوجی جرنیل تھے ان کو تعینات کیا جا رہا تھا. تو فوج کا یہ ماڈل تھا کہ ہم نے پیچھے رہ کے فیس عمران خان کا ہوگا، چلانا ہم نے ہے، اور ہم اچیو کرنا چاہتے ہیں کہ پاکستان کی اکنامی کو ٹریک پہ لایا جائے اور معاملات کو بہتر کیا جائے معاشی طور پہ، سیاسی طور پہ اور بین الاقوامی طور پہ، تو ہم اس میں کامیاب ہو جائیں گے. لیکن 9 مہینے کے اندر، شروع کے جو 9 مہینے تھے، اگر آپ جو ہے وہ ریورس میں جائیے، ماضی میں جائیے، تو آپ کو احساس ہو جائے گا کہ اسٹیبلشمنٹ کو سمجھ آ گئی تھی کہ جو عمران نیازی والی چوائس ہے وہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے، بلکہ بلنڈر ہو گیا ہے. اس کا پھر خمیازہ نقصان جو ہے وہ بھگتنا پڑا تھا پاکستان کو، اور معاشی طور پہ بھی پاکستان کو اس کا خمیازہ اٹھانا پڑا. لیکن جو اب فوج کے اندر احساس پایا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ جب نون لیگ کی حکومت آتی ہے، کیونکہ اس وقت فوج نے کیا تاثر پھیلایا تھا کچھ چند میڈیا آؤٹ لیٹس کے ذریعے، تحریک انصاف اور سوشل میڈیا کے ذریعے، کہ جو ترقی ہوتی ہے وہ پلوں اور سڑکوں سے نہیں ہوتی. یہ بات آپ بار بار سنتے ہوں گے کہ پلوں اور سڑکوں سے قوم نہیں بنتی. لیکن بعد میں جو خیبر KPK میں حکومت آئی تھی 2013 میں عمران خان کی، وہاں اس نے یہی کام شروع کر دیے تھے، چاہے BRT ہو، چاہے دیگر جو معاملات ہو، وہ وہاں پہ بنانے شروع کر دیے تھے. تو فوج کی طرف سے یہ نیریٹو بیچا گیا تھا عوام کو، باقاعدہ بار بار جو ہے وہ کہتے ہیں نا، ایک بات کو بار بار دہرا کے یہ بتایا گیا تھا کہ جی تعلیم اور صحت قوم کو دی جائے، سڑکیں قوم کو نہیں چاہیے. لیکن اب فوج کے اندر یہ احساس ہے کہ جب انفراسٹرکچر بنے گا، سڑکیں بنیں گی، پل بنیں گے، دیگر جو منصوبے ہیں، چاہے وہ فلائی اوورز ہوں، چاہے وہ ٹرینز ہوں، چاہے وہ انڈر پاسز ہوں، چاہے وہ بلٹ ٹرینز ہوں، اس طرح کے منصوبے بنیں گے تو آپ کی اکنامی گرو کرے گی، لوگوں کا کمیونیکیشن بڑھے گا اور لوگ رابطے میں آئیں گے، اور جو کہہ لیجیے معاشی ترقی ہے وہ تیزی سے آگے بڑھے گی. اب یہ جو حکومت کے تقریباً 1 سال بھی پورا نہیں ہوا، آپ دیکھ رہے ہیں معاملات قابو میں آ رہے ہیں، بہتر ہو رہے ہیں، اور اسٹیبلشمنٹ کو یہ احساس ہو رہا ہے کہ عمران خان کی جو زبا بندی ہے، یعنی کہ ملک کو استحکام کے لیے، ملک کو آگے بڑھانے کے لیے، معاشی طور پہ ترقی کے لیے عمران خان کی زبا بندی ضروری ہے. یعنی عمران خان خاموش رہے گا، وہ جیل میں رہے گا، وہ انتشار نہیں پھیلائے گا، وہ سیاسی عدم استحکام نہیں پھیلائے گا، تو معاملات بہتر ہوتے جائیں گے. چاہے اسٹاک ایکسچینج آپ دیکھیے تقریباً 1 لاکھ پوائنٹس کی جانب بڑھ رہی ہے، بڑی تیزی سے عبور کر جائے گی انشاءاللہ. پھر آپ کی جو اکنامک گروتھ ہے وہ بہتر ہو رہی ہے. پھر آپ دیکھیے سعودی عرب جو ہے پاکستان میں سرمایہ کاری کے وعدے کر رہا ہے. شہباز شریف صاحب سعودی عرب گئے، پھر قطر کے جو امیر ہیں ان سے ملاقات ہوئی، قطر نے کہا ہم $3 ارب کی سرمایہ کاری کریں گے. تو معاملات پاکستان کے حق میں بہتر ہوتے جا رہے ہیں. لیکن اس سارے سینیریو میں جو نواز شریف صاحب ہیں وہ بیٹھ کے یعنی پیچھے بیٹھ کے وہ معاملات کو دیکھ رہے ہیں. آپ پنجاب دیکھ لیجئے، پنجاب میں نواز شریف صاحب کا بڑا انپٹ ہے. پنجاب میں آپ کو کارکردگی نظر آ رہی ہے، وہی کارکردگی آپ کمپیئر کریں KPK سے. KPK میں گنڈا پور کیا کر رہا ہے؟ وہ ریسکیو کے لوگ ہیں جنہوں نے بلوا کیا تھا، ان پر وہ پھول نشاور کر رہا ہے، ان کو وہ ترقیاں دے رہا ہے. دوسری جانب پنجاب میں کیا ہو رہا ہے؟ جو کسان ہے اس کو ٹریکٹر دیا جا رہا ہے، صحت کے حوالے سے سہولیات دی جا رہی ہیں، خواتین کے حوالے سے سہولیات دی جا رہی ہیں. تو آپ کو ایک نظر آتا ہے کام ہوتے ہوئے. جو کام ہوتا ہے نا
दोस्तों वो खुद बोलता है और काम नजर आता है, लिहाजा काम आपको पंजाब में नजर आना शुरू हो गया है। इसीलिए मरियम नवाज साहिबा ने कहा ना कि अब तहरीक इंसाफ का इक्तदार में आना दूर दूर तक नजर नहीं आता, क्योंकि पंजाब में अब नून लीग की हवा चल चुकी है, पहले भी थी लेकिन अब चल चुकी है, काम वो नजर आ रहा है। और लोग कंपेयर कर रहे हैं कि भाई किस बुजदार को तुमने लाया था इमरान नियाजी ने, और अब देखो मरियम नवाज किस तरह की बेहतरीन कारकर्दगी दिखा रही है। दूसरी जानिब जो तहरीक इंसाफ है उसकी जो उम्मीदों का मरकज है वो नवंबर है। अब नवंबर में बाकायदा रिहाई की खबरें आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया पे आ रही है। बुशरा बीबी जो रिहा हुई, उसके बाद इमरान खान की बड़ी खामोशी तारी हो गई है, और बुशरा बीबी ने ये कहा है कि मैं कोई डील वाले या मामला तय कराऊं ताकि इमरान खान को बाहर निकाले। तो मुराद सईद ने अब एक बयान जारी किया सोशल मीडिया पे, बाकायदा वो तहरीक इंसाफ के लोगों ने भी शेयर किया। उसमें मुराद सईद कहता है कि जो नवंबर का महीना है वो फैसला कौन होने वाला है। अब वो फैसला कौन क्यों होने वाला है, उसकी वजह यह है कि एक तो नवंबर में अमेरिका में इंतखाबात होने वाले हैं, तो इनकी उम्मीदों का अब मरकज पहले मंसूर अली शाह था, अब इनका डोनाल्ड ट्रंप उम्मीदों का मरकज है। बाकायदा ये बयानात दे रहे हैं कि ट्रंप आएगा तो इमरान खान को वो रिहा करेगा। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह भी मैं आपको बताता हूँ। ये जो जुल्फी बुखारी है ना, जो फ्रॉड कर रहा है, और बाकायदा कल वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि बाकायदा जो इमरान नियाजी की बहन है रुबीना, वो कह चुकी है कि ये जो जुल्फी बुखारी ये 2 नंबर का आदमी है। तो जुल्फी बुखारी जो है उसके ताल्लुकात हैं किससे, जेरेड कुशनर से, जो कि ट्रंप का दामाद है। तो अब इनकी उम्मीदें ये हैं, और वो इजराइल के बड़े करीब है, वो इजरायली जो लॉबीज है ना उनके बड़े करीब है जेरेड कुशनर, जो कि दामाद है, और वो खुद भी जूइश है मेरा ख्याल। तो जो जुल्फी बुखारी है उसने पार्टी को यह बताया कि अगर ट्रंप आया तो मैं ट्रंप के दामाद के जरिए पाकिस्तान पे दबाव डलवाऊंगा और इमरान खान की रिहाई हो जाएगी। पहले आपने देखा था जो वो है कांग्रेसमैन है, वो खत लिखते रहे बाइडन को, लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ा। लंदन में पार्लियामेंटेरियन जो है वो कहते रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। तो इस्टेब्लिशमेंट को फर्क कोई नहीं पड़ना। फर्क जब पड़ना है जब माशी हालात खराब होंगे, माशी मामलात खराब होंगे और आउट ऑफ कंट्रोल मामलात जाएंगे। अभी जो मोटिव है, यानी आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर जो है, उनका कोई जाती मोटिव नहीं है, जैसे जनरल राइल शरीफ का था या जनरल बाजवा का था, जनरल फैज का था या जहीरुल इस्लाम का था। इनका जाती मोटिव नहीं है, इनका मोटिव यह है कि पाकिस्तान का भला हो जाए, पाकिस्तान ट्रैक पे आ जाए। इसीलिए जो एस्टेब्लिशमेंट है उसके अंदर नून लीग की जो कबूलियत है वो बढ़ती जा रही है, क्योंकि कारकर्दगी नजर आ रही है। और आप देख रहे होंगे कि जो तहरीक इंसाफ है उसके अंदर मायूसी बढ़ती जा रही है, यानी पाकिस्तान जैसे तरक्की करेगा, ग्रो करेगा, हालात बेहतर होंगे, तहरीक इंसाफ की मायूसी में इजाफा होगा। क्यों? क्योंकि इन्होंने बेचना है कि पाकिस्तान टूट गया, पाकिस्तान बैंकरप्ट हो गया, पाकिस्तान में महंगाई आ गई, अवाम सड़कों पे आ गए, लेकिन अवाम को यह नजर आना शुरू हो गया है कि बेहतरी की जानिब मामलात है। तो मुराद सईद ने जो दावा और इंकशाफ किया है कि नवंबर से उम्मीदें हैं और नवंबर फैसला कौन होने वाला है, तो देखना है। वैसे मेरा यह ख्याल है कि जैसे मंसूर अली शाह में तहरीक इंसाफ को मायूसी हुई थी, वैसे ही ट्रंप से भी तहरीक इंसाफ वालों को मायूसी ही होगी। क्यों? अब एक और खबर ले लीजिए। जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के लिए बाकायदा इजलास 8 तारीख को तलब कर लिया गया, 8 नवंबर को। उसमें जो 26वीं तरमीम की गई, उसके बाद 2 सेनेटर्स, 2 कौमी असेंबली के अरकान और 1 जो खातून या नॉन मुस्लिम जो है वो इसमें शामिल होंगे। अब वो नाम सामने आ गए हैं हुकूमत की जानिब से कौन कौन शामिल होगा। बाकायदा तहरीक इंसाफ ने सेनेट से शिबली फराज का नाम दिया है। हुकूमत जो है उसने अपने पीपल्स पार्टी जो इत्तेहादी है, फारूक एस नाइक सेनेटर हैं, उनका नाम दिया है। जबकि कौमी असेंबली से जो शेख आफ्ताब है नून लीग के, उनका नाम दिया गया है। और उमर अयूब जो कि तहरीक इंसाफ के हैं कौमी असेंबली से, उनका इस जुडिशियल कमीशन के लिए नाम दिया गया है। जो खातून साहिबा है खुर्शीद, उनका नाम दिया गया है, वो जो है वो इस कमीशन में शामिल होंगी। तो अब देखना है कि जस्टिस याया अफरीदी, क्योंकि उनका बड़ा इम्तिहान है, इस 8 तारीख वाले इजलास में बड़े बड़े फैसले होने हैं और तहरीक इंसाफ ने अब इससे उम्मीदें वाबस्ता की हुई हैं। तो क्या एक बार फिर उन्हें मायूसी होती है, मुंह की खानी पड़ती है, या जस्टिस याया अफरीदी जो है वो इस मामले में क्या जो है वो मामलात करते हैं। इस हवाले से जो भी मामले होंगे, खबरें होंगी, मैं आप दोस्तों को बाखबर रखूंगा। अब तक ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ घंटी का निशान है वो लाजमी दबाइए, वीडियो को लाइक और शेयर आपने लाजमी करना है। फेसबुक के दोस्तों ने इस वीडियो को शेयर करना है, वीडियो को लाइक करना है, पेज को फॉलो करना है। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।